हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। क्लास 10 बात कर रहे हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। काफी कुछ आपने इस चैप्टर में सॉल्व कर लिया। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस पे अपने डिस्कशन कर रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस आपने डिस्कस किए हैं। तो आज की क्लास में फिर से कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस के साथ अपने को डील करना है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द टुडे सेशन। दैट द क्वेश्चन नंबर 1, हियर इट इज ऑन द बोर्ड। Question statement is Meena went to bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. तो क्वेश्चन का लैंग्वेज आपसे ये कहना चाह रहा है that Meena has to withdraw rupees 2000. Okay, total amount withdraw करना है 2000, but the condition is that she asked the cashier to give her only the rupees 50 and rupees 100 notes. मतलब कोई 500,000 या 2000। वैसे तो अब आपको पता है कि 500 और 1000 के नोट ही नहीं है, सॉरी 1000 के तो नोट ही नहीं है। तो उसमें कंडीशन ये है कि उसको सिर्फ 50 और 100 रुपीस के नोट्स को उसको कैशियर को उसने देने के लिए कहा है। तो इस कंडीशन में उसके पास में टोटल 25 नोट्स हैं। तो आपको बताना है कि ₹50 के कितने नोट है और ₹100 के कितने नोट्स मीना को मिले हैं, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो एकदम जनरल सा वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। अब इसके लिए सबसे पहले आप ये मानेंगे कि लेट्स ₹50 नोट सी रिसीव्ड x एंड ₹100 नोट सी रिसीव्ड y। तो लिखिए आप लोग कॉपी में, लेट मीना रिसीव्ड ₹50 notes be x and ₹100 notes be y। ओके बेटा, ₹50 के कितने नोट्स x, ₹100 के कितने नोट्स y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने अपना फर्स्ट इक्वेशन बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन बना दिया, x plus y 25। कैसे बनाया इक्वेशन, किस बेसिस पे? बिकॉज इट इज गिवन अस इन द क्वेश्चन that total number of notes she received is ₹50, so sorry 25। so total number of notes ₹50 notes, ₹100 notes, then she received total note as 25। second statement, the total amount that she has to withdraw is ₹2000। अब आप सिंपल से एक कॉन्सेप्ट फॉलो कीजिए कि अगर आपके पास में ₹50 का वन नोट है तो रुपीस कितने हो गए 50, 2 होने पे 50 into 2 100, 3 होने पे 50 into 3 150। तो अगर आपके पास में ₹50 के x नोट्स है तो इसका मतलब अमाउंट कितना होगा, 50x बनेगा। ₹100 के अगर आपके पास में y नोट्स है तो अमाउंट कितना बनेगा, 100y बनेगा। ₹50 के x नोट्स 50x, ₹100 के y नोट्स 100y, एंड द टोटल अमाउंट दैट शी विथड्रॉल इज ₹2000। अब यहाँ पे देखिए 50, 100, 2000, नो डाउट मैं कोएफिशिएंट को रिड्यूस करूंगा क्योंकि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट 1 है। तो 50 के टेबल से कोएफिशिएंट को रिड्यूस कर देंगे। 50 के टेबल से अगर कोएफिशिएंट को रिड्यूस करते हैं तो x plus 2y is equal to 40, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? x और x सेम है, तो आपको क्या काम करना है, सब्ट्रैक्टिंग, जो हमेशा करते आ रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। वापस एक्सप्रेशन, फर्स्ट x plus y is equal to 25, second x plus 2y is equal to 40, the subtraction change the sign, minus y is equal to minus 15, minus cancel, y is equal to 15। अब आप सिंपल सी बात है, y 15 put in equation 1, y का वैल्यू 15 इक्वेशन 1 में अगर पुट करते हैं तो x plus 15 is equal to 25, so value of x is equal to 10, value of y is equal to 15। तो लास्ट में लाइन लिखिए, बराबर से मैं लिख रहा हूं आपको, x y 15 x है, लास्ट में स्टेटमेंट लिखिए, therefore number of ₹50 notes she received is equal to 10। number of ₹50 notes she received 10, and number of ₹100 notes she received is equal to 50। number of ₹50 notes she received 10, number of ₹100 notes she received 50। और देखिए इससे 2000 होगा कि नहीं होगा अमाउंट, बिल्कुल होगा। ₹50 के 10 नोट, 10 into 50 500, और ₹100 के 15 नोट्स 15 into 100 1500, 1500 plus 500, the total amount that she received is 2000।
ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको ये जनरल वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन से रिलेटेड टू द कंडीशंस ऑफ द नंबर ऑफ नोड्स, इस तरीके से आपको इसको सिंप्लीफाई करना है. ओके, लेट्स कंटिन्यू, मूव ऑन द सेकंड क्वेश्चन. हियर इट इज द सेकंड क्वेश्चन ऑन द बोर्ड. द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज यस स्कोर्ड 40 marks in a test. There is a test of the 40 marks. Sorry, there is a test in which yes scored the marks, that is 40. Getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer, that is the first condition. Had 4 marks been awarded for the each correct answer and 2 marks been deducted for the each incorrect answer, that is the second condition, then yes would have scored 50 marks. तो पहले कंडीशन में उसका स्कोर 40 मार्क्स हो रहा है, तो राइट आंसर्स के लिए 3 मार्क्स मिल रहे हैं, रॉन्ग आंसर्स के लिए 1 मार्क्स डिडक्ट हो रहा है. सेकंड कंडीशन में जब उसको 50 मार्क्स मिल रहे हैं, तो राइट आंसर्स के लिए उसको 2 मार्क्स मिल रहे हैं और रॉन्ग आंसर्स के लिए उसके 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट. अगेन द सेम कंडीशन. क्वेश्चन इज आस्किंग टू अस हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट. टेस्ट में कितने क्वेश्चंस है ये आपको फाइंड आउट करना है. To calculate the number of questions in the test, what we will do, number of questions in the test, if we have to calculate, that means the number of right answers that yes attempt we have to let as x, and number of wrong answers that yes attempt that we have to consider as y. क्योंकि यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस को आप x लेट नहीं कर सकते या y लेट नहीं कर सकते, क्योंकि टोटल क्वेश्चंस का मतलब some questions that he attempted right and some question that he attempted wrong. So we have to let that condition that the total number of question as x plus y. That the total number of question as x plus y. लिख लीजिए आप लोग स्टेटमेंट लिखिए, मैं आपको लिखवाता हूं. क्वेश्चन लिखिए, let the number of question yes attempted right, let the number of question yes attempt right be x and number of question yes attempt wrong be y. वापस से रिपीट कर रहा हूं, let the number of question yes attempt right be x and number of question yes attempt be wrong be y. तो राइट आंसर्स, राइट क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट किए हैं वो x है, रॉन्ग क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट किए हैं वो आपके पास में y है. क्लास में लिखिए therefore total question इन टेस्ट जो आपको लास्ट आंसर में कैलकुलेट करना है इज x प्लस वाई. x और y को कैलकुलेट करके टोटल क्वेश्चन इन द टेस्ट x प्लस वाई, टोटल क्वेश्चन इन द टेस्ट x प्लस वाई. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन फर्स्ट कंडीशन व्हेन yes scored 40 marks, 3 marks for each right answer. तो राइट क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए हैं? x. राइट क्वेश्चंस अगर x अटेम्प्ट किए हैं और 1 राइट आंसर्स के लिए अगर 3 मार्क्स मिल रहे हैं, तो x राइट आंसर्स के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे? यस को 3x. एंड 1 रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए 1 मार्क्स अगर लूज हो रहा है, तो y रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कितने मार्क्स का लॉस हो जाएगा? उसको y मार्क्स का लॉस हो जाएगा, बिकॉज y into 1 y. सो कंडीशन 3x minus y, then the yes scored 40 marks, that is the equation number 1. While when he scored the 50 marks, then 4 marks for the each right answer. 4 marks for each right answer, that is the condition 4x, and 2 marks deducted for each wrong answer. So 2 marks deducted for each wrong answer. Y answer wrong attempt किए, 2 marks deduct हो रहे हैं, तो 2y minus होगा, and that is equal to कितना हो रहा है स्कोर इसका? 50 हो रहा है. कितना हो रहा है? 50. अगेन 4, 2 और 50 2 के फैक्टर से कैंसिल हो रहा है. So let's reduce the expression. 2x minus y is equal to 25. Equation number second. Here in the equation 1, y sign minus 1. Here it is y's coefficient minus 1. So what we have to do? Subtracting equation 2 from equation 1. Equation 2 को equation 1 में से subtract कर देंगे. Equation 1, 3x minus y is equal to 40. Equation 2, 2x minus y is equal to 25. In the subtractions we have to change in the sign. Now this time variable y eliminated. 3x, 2x minus का x, 40 minus 25, 15. X value is 15. Put
x वैल्यू इन इक्वेशन 1, इसी में भी पुट कर सकते हैं। x वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट किया, 3 into 15 minus y is equal to 40, 45 minus y is equal to 40, minus y is equal to 40 minus 45, minus y is equal to minus 5, y equal to 5. Okay, x वैल्यू 15, y वैल्यू 5, तो लास्ट में लिख लीजिएगा x वैल्यू 15, y वैल्यू 5 है। तो क्वेश्चन आपसे लास्ट में क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, सो राइट द कंडीशन, देयरफॉर total questions in the test, like the last statement, therefore total question in the test is equal to 15 plus 5 is equal to 20. Total questions in the test is equal to 15 plus 5. Total questions in the test is equal to 15 plus 5 is equal to 20. Okay, total question in the test is equal to 15 plus 5 is equal to 20. तो ये है आपका नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट आज की क्लास का थर्ड क्वेश्चन। हियर इट इज द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 3. द क्वेश्चन थर्ड स्टेटमेंट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट reduced by 9 square unit if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. पहला कंडीशन है जब जिसमें एरिया में चेंज हो रहा है, और एरिया में चेंज कैसे हो रहा है, जब लेंथ और ब्रेथ में आप कुछ चेंजेस कर रहे हैं। देखिए एक तो होता है एरिया गेट्स रिड्यूस्ड टू, और एक होता है एरिया गेट्स रिड्यूस्ड बाय। क्या डिफरेंस होता है रिड्यूस्ड टू और रिड्यूस्ड बाय में? रिड्यूस्ड टू में तो वो वैल्यू आपको इक्वल टू में पुट करना होता है, लेकिन रिड्यूस्ड बाय में जो आपका एक्चुअल एरिया है, रिड्यूस्ड बाय में जो आपका एक्चुअल एरिया है उसमें से जितना एरिया रिड्यूस हो रहा है उसको आपको माइनस करना होगा। इक्वल टू में डायरेक्टली पुट नहीं करना है, जो एक्चुअल एरिया है उसमें से आपको उस रिड्यूस एरिया को माइनस करना है, तब आपका कंडीशन बैलेंस होगा। जैसा फर्स्ट स्टेटमेंट लिख रहा है एरिया रिड्यूस हो रहा है 9, तो इस कंडीशन में जब लेंथ को 5 यूनिट से रिड्यूस करते हो और ब्रेथ को 3 यूनिट से इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट वन मोर स्टेटमेंट, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट, then the area increases by 67 unit, 67 square unit. Now the question is find the dimensions of the rectangle. So write the condition, let the length of rectangle be x unit and breadth be y unit. Everyone write in your copy, let the length of rectangle be x unit and breadth of rectangle be y unit. Length of rectangle be x unit and breadth of rectangle be y unit. Therefore, area of rectangle, length अगर x है, breadth अगर y है, तो actual area क्या होगा? Length into breadth. ये होता है फॉर्मूला एरिया का, A is equal to L into B. तो लेंथ एक्सप्रेशन आपका x है, लेंथ एक्सप्रेशन आपका x है, breadth एक्सप्रेशन आपका y है. So that's why area is equal to area of rectangle is equal to length into breadth x into y. Now let's form the equation according to question. According to question, in the first condition 9 square unit area reduce हो रहा है, और 9 square unit area में रिडक्शन कब होगा? जब लेंथ को रिड्यूस करते हैं 5 यूनिट से। तो लेंथ को रिड्यूस करना है 5 यूनिट से, लेंथ आपका x है, 5 यूनिट से रिड्यूस करना है तो x माइनस 5। ब्रेथ को कितना इंक्रीज करना है? ब्रेथ को इंक्रीज करना है 3 यूनिट से, तो प्रोडक्ट ही होगा एरिया के लिए, दिस वन इज न्यू लेंथ एंड दिस वन इज न्यू ब्रेथ। तो न्यू लेंथ और न्यू ब्रेथ का जब वापस से आप प्रोडक्ट करेंगे तो जो न्यू एरिया आएगा, जो न्यू एरिया होगा दैट इज 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस्ड फ्रॉम दैट रिड्यूस्ड बाय किससे रिड्यूस होगा? जितना एक्चुअल एरिया है, जो एक्चुअल एरिया xy है, इससे आपका 9 स्क्वायर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। वापस एक्सप्लेन कर देता हूं, लेंथ डिक्रीज बाय 5, ब्रेथ इंक्रीज बाय 3, तो ये दोनों चेंजेस हो गए लेंथ और ब्रेथ में। तो लेंथ और ब्रेथ में ये चेंजेस होने पे जो एरिया एक्सप्रेशन है, वो जो एक्चुअल एरिया है उससे 9 स्क्वायर यूनिट आपका रिड्यूस हो रहा है। नाउ फॉर द सिंप्लीफिकेशन लेट्स ओपन द ब्रैकेट, x into y xy, x into 3 3x, minus 5 into y minus 5
minus 15 equal to xy minus 9. और आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर xy का प्रोडक्ट फॉर्म है तो वो लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट वैसे भी नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोथ साइड xy से xy कैंसिल हो गया, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बन रहा है 3x minus 5y minus 9 plus 15. So finally equation is 3x minus 5y equal to 16. इक्वेशन नंबर 1. क्लियर बेटा? तो ये कंडीशन है, लेंथ और ब्रेड्थ लेट करने पे जो चेंजेस है वो चेंजेस आपने किए और चेंजेस करने पे ये कंडीशन आपके पास में परफॉर्म होगी. क्लियर? नाउ द सेकंड कंडीशन. एंड सेकंड कंडीशन में आपको वापस एक बार रीड कर रहा हूं क्वेश्चन बोर्ड पे. एरिया में चेंजेस कितना हो रहा है, उसके लिए लेंथ कितना इंक्रीज हो रहा है 3 यूनिट एंड ब्रेड्थ 2 यूनिट. तो लेंथ 3 यूनिट x plus 3, ब्रेथ 2 यूनिट y plus 2. न्यू लेंथ और न्यू ब्रेथ अगर ये है तो प्रोडक्ट करने पे जो न्यू एरिया है वो प्रीवियस एरिया से कितना इंक्रीज हो रहा है क्वेश्चन में. एरिया इंक्रीजेस बाय 67 स्क्वायर यूनिट. ओके, ओपन द ब्रैकेट. xy plus 2x plus 3y plus 6 equal to xy plus 67. Now again both side xy से xy का टर्म कैंसिल हो गया. एक्सप्रेशन 2x plus 3y is equal to 67 minus 6. Now finally the equation that formed is 2x plus 3y equal to 61. Equation number second. So either we can eliminate the variable x, either we can eliminate the variable y. कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो y के एलिमिनेशन के लिए अगर वर्क करते हैं तो इक्वेशन 2 का तो कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा 5 से और इक्वेशन 1 का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा 3 से. क्योंकि इक्वेशन 1 में 5 है तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई है, इक्वेशन 2 में यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई करके एडिशन करना है. सो व्हाट वी विल राइट, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3 and equation 2 by 5 and addition or subtraction, addition and adding them. ओके, और दोनों को आपको ऐड करना है. तो चलिए दोनों को मल्टीप्लाई करके और एडिशन परफॉर्म करते हैं, देखते हैं क्या सॉल्यूशन बनता है. पहले इक्वेशन 1 का 3 से मल्टीप्लाई करते हैं. एक्सप्रेशन आपका बन रहा है 3 3 is 9x minus 5 3 is 15y is equal to 6 3 is 18. ओके, सेकंड क्वेश्चन, सॉरी सेकंड इक्वेशन 5 से मल्टीप्लाई करना है. 5 2 is 10x plus 5 3 is 15y, 5 3 is 15y is equal to 61 5 is 5 1 is 5 6 5 is 30 305. क्लियर है? ये वैल्यू आपके पास में बन रहा है, आपने मल्टीप्लाई करके इस तरीके से एक्सप्रेस कर दिया. एडिशन आपको करना है, 15y कैंसिल हो गया, 10 plus 9 19x, 8 plus 5 13, कैरी 1 1 plus 1 2, 323. 323 को जब x से डिवाइड करते हैं 323 अपॉन 19, तो 19 की टेबल से 19 1 जा 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 19 1 जा 19 टाइम चला गया, कितना रिमाइंडर रहेगा 32 में 19 से जब माइनस करेंगे तो 12 minus 9 3, 2 minus 1 1, 133 कितने टाइम जाएगा 7 टाइम, 9 7 जा 63, कैरी 6 133. इसका मतलब 19 की टेबल से 323 का जो वैल्यू है कितने टाइम कैंसिल हुआ बेटा 17 टाइम्स. ठीक है, अब इस x के वैल्यू को 17 टाइम कैंसिल हो गया. पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में x का वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे आपके पास में 3 है इंटू 17 माइनस 5y इज इक्वल टू 6. कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा. आई थिंक कैलकुलेशन है बेटा, इसमें तो अपना अपना टाइम होता है, अपना अपना कैलकुलेशन तरीका होता है. 51 हो गया माइनस 5y इज इक्वल टू 6, 51 माइनस 6 इक्वल टू 5y. जरूरी थोड़ी है हमेशा 51 को इधर ले जाए, माइनस 5y को उधर ले गया तो प्लस का 5y और प्लस का 6 इधर आ गया तो माइनस का 6. 51 माइनस 6 45 हो गया, 45 इज इक्वल टू 5y, y is equal to 45 upon 5, how much 9 times. Therefore length is equal to 17 unit and breadth is equal to
9 यूनिट। ओके बेटा, लेंथ इज इक्वल टू 17 यूनिट एंड द ब्रेथ इज इक्वल टू 9 यूनिट। तो इस तरीके से जब एरिया में चेंजेस होता है तो इस फॉर्मेट में इस तरीके से आपको क्वेश्चन अप्लाई करना है। जितना चेंजेस है एरिया में, सॉरी जितना चेंजेस है लेंथ और ब्रेथ में वो आपको अप्लाई करना है, और लेंथ और ब्रेथ में चेंजेस होने पे एरिया चेंज होगा। एरिया में और इन सब में फ्रैक्शन में दो स्टेटमेंट ध्यान रखने होता है, एक होता है रिड्यूस टू और एक होता है रिड्यूस्ड बाय। तो रिड्यूस टू में तो उसी वैल्यू को पुट करना होता है, रिड्यूस टू जब आता है तब तो उसी वैल्यू को पुट करना होता है, लेकिन जब आता है रिड्यूस्ड बाय तो रिड्यूस्ड बाय में उस वैल्यू में से उसको आपको माइनस करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। Here it is the next question on the board. Question number 4. Question 4th statement is a boat goes 30 kilometer upstream and 44 kilometer downstream in 10 hours. 30 kilometer upstream and 44 kilometer downstream in the 10 hours. It can go, while in 13 hours it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in still water. देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। सबसे पहले क्लियर करते हैं कि इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है। इस क्वेश्चन में आपसे दो टाइप के स्पीड पूछ रहा है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर। ठीक है, तो कैलकुलेशन में सबसे पहले स्ट्रीम का मतलब हो गया वाटर का स्पीड एंड स्पीड ऑफ द बोट इन द वाटर, और बोट जो जिस बोट के थ्रू आप अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम ट्रेवल कर रहे हैं वो आपको बोट का स्पीड कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट है अपस्ट्रीम क्या है और डाउनस्ट्रीम क्या है। अपस्ट्रीम आपका वो कंडीशंस है व्हेन द बोट गोज और अ पर्सन गोज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। आई थिंक समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अपस्ट्रीम आपका वो कंडीशन है जब कोई बोट या पर्सन वाटर फ्लो के स्ट्रीम फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। एंड डाउनस्ट्रीम इज दैट वर्ड where a boat or person go in the same direction in the speed of the water is flowing. ओके बेटा, तो दोनों की स्पीड अलग अलग है, बोट का स्पीड अलग है, स्ट्रीम का स्पीड अलग है, लेकिन डेफिनेटली ये पॉइंट यहाँ पे एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। वो क्या है कि अपस्ट्रीम जाना अगर है तो अपस्ट्रीम में अपोजिट डायरेक्शन में, इधर से वाटर फ्लो हो रहा है, इधर से आपकी बोट जा रही है, तो आपकी बोट इस डायरेक्शन में कब जा पाएगी अपोजिट ऑफ द वाटर। दैट इज ओनली पॉसिबल इफ द स्पीड ऑफ द बोट इज कंपैरेटिवली ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अगर वाटर के स्पीड से ज्यादा अगर बोट का स्पीड नहीं हुआ तो इट कैन नॉट बी पॉसिबल टू गो इन द अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम जाने के लिए बोट का स्पीड ही हमेशा ज्यादा होना चाहिए, लेकिन हाँ अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो जो रिलेटिव स्पीड दोनों का आएगा अपस्ट्रीम के कंडीशन में, दैट इज द x minus y. In that case, when x is the speed of the boat and y is the speed of the stream, तो कंडीशन क्या होगा स्पीड का x minus y। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, वाटर का फ्लो हो रहा है, उसी डायरेक्शन में बोट का फ्लो हो रहा है, सो स्पीड इज x plus y। ओके, तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है सबसे पहले लेट द स्पीड ऑफ बोट, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स x माइनस y करके लिखता है और गलती बहुत बड़ी हो जाएगी अगर आपने x स्पीड ऑफ स्ट्रीम को लेट कर लिया। बोट का स्पीड हमेशा ग्रेटर होना चाहिए स्पीड ऑफ स्ट्रीम से या स्पीड ऑफ वाटर से। सो लेट द स्पीड ऑफ द बोट बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कह दो, वाटर कह दो, या कोई अगर पर्सन खुद है तो उसका स्पीड हो जाएगा कि y किलोमीटर पर आवर। ये तो ये दोनों की इंडिविजुअल स्पीड। आफ्टर दैट अपस्ट्रीम, क्योंकि ये तो इंडिविजुअल स्पीड है उनका। अब अपस्ट्रीम का केस अगर बात करें तो अपस्ट्रीम के अंदर तो स्पीड हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। कल आपने किया था टू प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट, तो सेम उसी तरीके का क्वेश्चन फॉर्मेट है, उसी तरीके से बनेगा टाइम स्पीड और डिस्टेंस को लेके। या फिर आपने क्वेश्चन किया था 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना पार्शियली बाय ट्रेन पार्शियली बाय बस, तो टोटल टाइम तो वही एक तरीके से है। ट्रेन का टाइम जो कल आपने क्वेश्चन किया था, ट्रेन का टाइम प्लस बस का टाइम इक्वल टू टोटल टाइम, तो अपस्ट्रीम टाइम प्लस डाउनस्ट्रीम टाइम इज इक्वल टू टोटल टाइम। तो पहले कंडीशन में कितना है, फर्स्ट कंडीशन में वो आपका है 10 आवर्स और सेकंड कंडीशन में वो आपका है 13 आवर्स। तो अपस्ट्रीम स्पीड x माइनस वाई हो गया
एंड डाउन स्ट्रीम स्पीड आपका हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ओके बेटा, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम ये फिक्स है, कंफ्यूजिंग कोई बात नहीं है। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वाटर है तो x माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम सेम डायरेक्शन ऑफ वाटर है, सो दैट्स व्हाई दैट इज x प्लस वाई। नाउ लेट फॉर्म द इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फॉर्मूला पहले ही बता देता हूं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। किस तरीके से, अब देखिए अच्छे से सुनिएगा। फर्स्ट कंडीशन में अप स्ट्रीम कितना है 30 किलोमीटर। कल के क्वेश्चन में जैसे ट्रेन का डिस्टेंस था अपॉन में ट्रेन का स्पीड था, तो अप स्ट्रीम का डिस्टेंस 30 है, अप स्ट्रीम का स्पीड, अप स्ट्रीम के केस में स्पीड x माइनस वाई है। और उसी क्वेश्चन में, इसी कंडीशन में डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस आपका 44 किलोमीटर है, तो डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस 44 किलोमीटर का स्पीड x प्लस वाई है। तो इतना अप स्ट्रीम और इतने डाउन स्ट्रीम के अंदर जो टोटल टाइम कंज्यूम हो रहा है, the total time in this condition is the 10 hours. Second condition, and 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। बहुत ध्यान से देखिएगा कि कौन सा स्पीड अप स्ट्रीम का है, सॉरी कौन सा डिस्टेंस अप स्ट्रीम का है और कौन सा डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम का है। तो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 40 अपॉन x माइनस वाई एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। कैलकुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट वन इज इन 13 आवर्स। बताइए, ये वही फॉर्मेट है जो 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन वाई को लेट किया जाता है, लेकिन यहाँ इंडिविजुअल एक्स और वाई नहीं है। यहाँ एक एक्सप्रेशन तो x माइनस वाई का है 1 अपॉन, और एक एक्सप्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस वाई का है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपको पहले भी करवा चुका हूं मैं प्रीवियस लेक्चर 3rd नंबर या 4th नंबर के अंदर। इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई u एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई v। ओके, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को u लेट किया, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को v लेट कर लिया। तो u और v लेट करते ही क्या क्या चेंजेस होंगे इक्वेशन 1 और 2 का 3 और 4 के अंदर। लेट्स ऑब्जर्व हियर, 30, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई u, 44, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई v इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 3rd। चलिए देखते हैं, वैसे तो ये रिड्यूस भी हो सकता है, 30 है, 44 है, 10 है, जिस भी टेबल से रिड्यूस होगा देखते हैं कि किससे रिड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट एक और कंडीशन है आपके पास में, 40u प्लस 55v इज इक्वल टू 13। अब देखिए 40, 55 और 13 ये तो किसी से रिड्यूस नहीं होगा। 30, 44 और 10 जो है ये 2 की टेबल से जरूर रिड्यूस होते हैं, तो 2 की टेबल से 15 टाइम, 2 की टेबल से 22 टाइम और 2 की टेबल से 5 टाइम। ठीक है, मैं रिड्यूस नहीं कर रहा क्योंकि बिना रिड्यूस किए भी कैलकुलेशन उतना ही इजी रहेगा। किस तरीके से रहेगा इजी, उसका फॉर्मेट क्या है देखिएगा। अगर मैं u को एलिमिनेट करने जा रहा हूं, यहां से सुन लेना, अगर u को वेरिएबल को एलिमिनेट करना है तो यहाँ 30 है, यहाँ 40 है, तो 30 और 40 का कॉमन फैक्टर कौन हो गया, 10 हो गया। तो एक्चुअल में 30 का मतलब 3, 10 से कट हो गए, 40 का मतलब 4, 10 से कट हो गए। तो इक्वेशंस में कोएफिशिएंट्स कब होंगे, जब जो 30 जो 3 टाइम कैंसिल हुआ है उसको अपोजिट में 4 से मल्टीप्लाई, और 40 जो कॉमन फैक्टर 10 से कैंसिल हुआ 4 टाइम, वो इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे फटाफट से एक लाइन लिखिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 4 एंड इक्वेशन 4 बाय 3 एंड सबट्रैक्टिंग देम। लिखिए फटाफट से, बहुत से क्वेश्चन में मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 4 एंड इक्वेशन 4 बाय 3 एंड सबट्रैक्टिंग देम। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 3 into 4 120u, 44 into 4 4 4 is 16 plus 1 17, 176v इक्वल टू 40। 3 से मल्टीप्लाई किया 120u, 55 into 3 5 3s are 15 plus 1 16, 165, 13 3s are 39। Now the subtraction, let's change in the sign, 120u cancel, 176, 165 में से माइनस, 6 minus 5 1, 7 minus 6 1, 11v is equal to 1, v is equal to 1 upon 11। okay, v is equal to 1 upon 11। तो यहां से ये भी काम कर सकते हैं, सेंस v किसको लेट किया था आपने, 1 upon x plus y या 1 upon x minus y। u लेट किया था 1 upon x minus y को, और v लेट किया था 1 upon x plus y को। 1 upon x plus y is equal to v,
1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 11 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 5। क्योंकि अभी x और y के लिए 5 और 6 में भी बनेगा, फिर उसमें एलिमिनेशन मेथड वापस से लगेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस v की वैल्यू को 1 अपॉन एक्स प्लस वाई से डायरेक्ट बाद में भी कंपेयर कर सकते हो, पहले भी कंपेयर कर सकते हो। तो v का वैल्यू पुट करने पे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके x प्लस वाई 11 हो गया। अब इस v के वैल्यू 1 अपॉन 11 को चाहे आप इक्वेशन 4 में 3 में पुट करें, चाहे इक्वेशन 4 में पुट करें, क्योंकि दोनों में ही v का जो वैल्यू 11 1 अपॉन 11 है, 44 भी कट होता है, 55 भी कट होता है। जब दोनों कट होते हैं, सिंपल सी बात है, चॉइस क्या रखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर 3। वैल्यू ऑफ v को इक्वेशन नंबर 3 में अगर पुट करना है तो कंडीशन क्या बनेगा, 30u प्लस 44 v वैल्यू 1 अपॉन 11 इज इक्वल टू 10। 11 से 44 4 टाइम कट हो गया, सो कंडीशन इज 30u प्लस 4 1 4 इज इक्वल टू 10। 30u इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, u इज इक्वल टू 60 अपॉन 30 दैट इज 1 अपॉन 5। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। u का वैल्यू आपके पास 1 अपॉन 5 हो गया। इसके बाद से u किसको लेट किया था, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू u था आपका, u और v आपने लेट किया था ना, तो u किसको लेट किया था, आप स्ट्रिंग का स्पीड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू u दैट इज 1 अपॉन 5, अगेन इन द क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 6। तो ये देखिए v से आपके पास में x प्लस वाई इक्वल टू 11, इक्वेशन 5, u से x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 6। तो फाइनली u और v कैलकुलेट करने के लिए, फाइनली u और v को कैलकुलेट करने के लिए आपको वापस से एलिमिनेशन मेथड लगाना होगा 5 और 6 में। और वो कैसे लगेगा, एडिशन करके, एडिंग इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6। 5 और 6 को अगर आप ऐड करोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, 5 से y कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 8। x का वैल्यू अगर 8 पुट करोगे तो डायरेक्ट लिख रहा हूं, बेटा अपना आप सॉल्व कर लेना, y इज इक्वल टू 3। x 8 हो गया, y 3 हो गया। x किसको लेट किया था, स्पीड ऑफ बोट जो हमेशा ज्यादा होना चाहिए, देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम is equal to 3 kilometer per hour. Speed of boat 8 kilometer per hour and speed of boat 8 kilometer per hour, speed of stream 3 kilometer per hour. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। बोट का स्पीड x, बोट स्पीड x अगर है तो आपके पास में रिलेटिवली जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो y हो गया। तो अप स्ट्रीम का केस x माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम का केस x प्लस वाई। उसके बाद में आपको जितना किलोमीटर अप स्ट्रीम है तो अप स्ट्रीम का डिस्टेंस अपॉन अप स्ट्रीम का स्पीड, डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस अपॉन डाउन स्ट्रीम का स्पीड एंड द टोटल टाइम प्लस करके इक्वल टू में आपको पुट करके एंड देन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन फॉर्मेट का यूज करना है और फर्दर सिंपलीफाई करके x और y के वैल्यू को कैलकुलेट करना है, दैट इज द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ओके, लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इट इज द क्वेश्चन नंबर 5। अगेन वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रिलेशन ऑफ एजेस। एजेस के रिलेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो तो एक और क्वेश्चन के साथ बात करते हैं। द क्वेश्चन इज, आफ्ताब tells his daughter that 7 years ago I was 7 times as old as you were then. कोई सेम कंडीशन जैसे कल कहा था, कंपैरिजन होगा, कितने टाइम पहले कंपैरिजन हो रहा है, 7 years ago। 7 years ago कंपैरिजन क्या हो रहा है, that आफ्ताब tells his daughter, आफ्ताब बता रहा है, मतलब आफ्ताब अपने पे लेके क्या कह रहा है, I was 7 times as old as you were then। 7 साल पहले जो आफ्ताब का एज है वो अपने डॉटर की एज से 7 टाइम्स है। Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। तो काफी कंडीशन तो इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, क्यों, 7 years ago 7 times, 3 years from now 3 times। मैथ्स है, किसी भी टाइप का रिलेशन बैलेंस हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। So what we have to do in the question, find their present ages। So find their present ages। So let the present age of Aftab be
x years and his daughter and present age of daughter या daughter present age be y years. Okay students, after present age be x year and daughter present age be y years. According to question, the first condition is the relation based on the 7 years ago. So 7 years ago, tell me what was the age of Aftab? X minus 7. What was the age of daughter? Y minus 7. And what is the question is saying? कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं. आफ्ताब का जो एज है वो अपने डॉटर के एज से, तो कंपैरिजन किससे हो रहा है? आफ्ताब के एज का डॉटर के एज से हो रहा है. तो डॉटर की एज से कितना टाइम है? यस, 7 times. नाउ ओपन द ब्रैकेट. x minus 7 is equal to 7y minus 49. X plus 7y change into minus 7y minus 49 plus 7. So equation number 1 is x minus 7y is equal to minus 42. Minus 49 plus 7 minus 42. Okay, that is the first relation. First relation के बाद में second relation में क्या होगा? 3 years from now. So 3 years from now, after age x plus 3, daughter is y plus 3. And again the relation I shall be 3 times as old as you will. So definitely जो आफ्ताब का एज है वो डॉटर के एज का 3 times होगा. तो डॉटर की जिससे कंपैरिजन हो रहा है उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. ओपन द ब्रैकेट. ब्रैकेट ओपन करने पे x plus 3 is equal to 3y plus 9. In the simplification, x minus 3y is equal to 9 minus 3. x minus 3y is equal to 6. इक्वेशन नंबर सेकंड. अब इक्वेशन 1, इक्वेशन सेकंड दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगा के आप खुद सॉल्व कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टेक केयर. थैंक यू स्टूडेंट्स.